गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के नए टॉपिक आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन की क्रिया का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आवर्त बीजी पादपों में निषेचन क्रिया का अध्ययन किया था। निषेचन क्रिया की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? नर एवं मादा युग्मकों के संलयन होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। आवर्त बीजी पादपों में निषेचन क्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होती है। कौन कौन से थे? नंबर 1, परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। नंबर 2, परागनलिका की वृद्धि या परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। और नंबर 3 था परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो ये क्रियाएं हमने निषेचन में पढ़ ली थी। आज का जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो चलो चलते हैं अब आवर्त बीजी पादपों में दोहरे निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है उसे समझने के लिए। आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन की क्रिया को समझने के लिए मैंने बोर्ड पर कुछ डायग्राम बनाए हैं। चलो डायग्राम को समझते हैं। नंबर 1 डायग्राम ये है परागकण। नंबर 2 ये हो गया परागकणों का अंकुरण। और नंबर 3 ये हो गया भ्रूणकोश। ठीक है, तो अब इन डायग्रामों की सहायता से हम द्विनिषेचन की क्रिया को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हमारे परागकण हो गए। परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका जब परागकण अंकुरित होते हैं तो परागनलिका का निर्माण करती है। जनन कोशिका में समसूत्रीय विभाजन होते हैं जिसके कारण 2 नर युग्मक बन जाते हैं। ठीक है, फिर जब परागकणों का अंकुरण हो जाता है, कायिक कोशिका ने परागनलिका निर्मित कर दी, जनन कोशिका ने नर युग्मक निर्मित कर दिए। दोनों नर युग्मक परागनलिका में आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं भ्रूणकोश की संरचना पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद की संरचना का अच्छे से अध्ययन किया। हमने क्या बताया कि भ्रूणकोश की संरचना में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये 7 कोशिकाएं 3, 3 एवं 1 के समूह में उपस्थित होती है। इनमें से 3 कोशिकाओं का समूह निभागी क्षेत्र की ओर होता है जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ठीक है, उसमें इसके बाद 3 कोशिकाएं बीजांडद्वारी क्षेत्र की ओर पाई जाती हैं जिन्हें हम बीजांडद्वारी कोशिका कहते हैं। इस बीजांडद्वारी कोशिका में मध्य वाली कोशिका अंड कोशिका जिसे मादा युग्मक भी कहते हैं, और 2 बगल में जो साइड में कोशिका होती है वो पार्श्व कोशिका होती है जिन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। अब उसके बाद मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय कोशिका के साइड में एक 2 ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है। तो अब हम संख्या गिनते हैं। एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना में 7 कोशिका, 1 2 3 4 5 6 और 7 कोशिका हो गई। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है तो 7 केंद्रक हो गए। 7 कोशिका 7 केंद्रक हो गए। लेकिन एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना में 7 कोशिका और एक 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अब ये 8वां केंद्रक आया कहाँ से? हमने बताया कि जो केंद्रीय कोशिका होती है उसके साइड में एक द्विध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है। इस कारण केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है। तो 7 कोशिकाएं 8 केंद्र कंप्लीट हो गए। चलो अब हम समझते हैं आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया को। चलो इसको अब चित्र की सहायता से आप अच्छे से समझना। जब हमारी परागनलिका बीजांडद्वारी क्षेत्र से होती हुई भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, हमारी परागनलिका बीजांडद्वारी क्षेत्र से होती हुई भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, तो परागनलिका में उपस्थित दोनों नर युग्मक, ये हमारे क्या थे? नर युग्मक। मैं लिख देता हूँ इसमें नर युग्मक। दोनों नर युग्मक भी भ्रूणकोश में पहुँच जाते हैं। भ्रूणकोश में पहुँचने के पश्चात दोनों नर युग्मक परागनली से मुक्त हो जाते हैं। ये हमारे नर युग्मक आ गए भाई, मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए।
दोनों नर युग्मक जब स्वतंत्र हो जाता है तो एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। ये वाला नर युग्मक, परागनलिका में 2 नर युग्मक थे, दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में पहुंच गए। पहुंचने के पश्चात एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है या संलयित हो जाता है। यह क्रिया कहलाती है निषेचन। नर एवं मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो गया, निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो गई, तो कौन सा निषेचन हो गया? इस निषेचन को हम कहते हैं सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन। ठीक है, तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ, प्रथम निषेचन। इसे हम दूसरा नाम देता हूँ सत्य निषेचन। ठीक है, प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन क्या हो गया? परागनलिका भ्रूण कोश में पहुंचने के पश्चात दोनों नर युग्मकों को स्वतंत्र कर देती है, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है। इसे हम प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा कौन सा? दूसरा नर युग्मक। ये नर युग्मक हमारा बचा हुआ है जो भ्रूण कोश की संरचना में है। अब ये वाला नर युग्मक क्या करेगा? जो केंद्रीय कोशिका है, इस केंद्रीय कोशिका से ये संलयित हो जाता है। केंद्रीय कोशिका के साइड में द्विध्रुवीय केंद्रक भी है। ठीक है, ये वाला नर युग्मक इस कोशिका, केंद्रीय कोशिका से संलयित हो जाता है। तो संलयन निषेचन की क्रिया 2 बार हो गई, तो इस घटना को हम कहते हैं द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। समझ गए ना आप? परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात दोनों नर युग्मकों को स्वतंत्र कर देती है, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक केंद्रीय एवं ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रीय कोशिका एवं ध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है। तो इस क्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं, क्योंकि निषेचन की क्रिया 2 बार दोहराई जाती है। अब दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, इसको एक नाम और दिया जाता है, वो नाम होता है त्रिसंलयन। बोर्ड परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है, द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन किसे कहते हैं? तो अब त्रिसंलयन, इसे हम दोहरे निषेचन को क्यों कहेंगे? अब यहाँ पे देखो कितने केंद्रक हो गए? 2 केंद्रक हो गए। केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक हैं। एक कोश, ये नर युग्मक है, इसमें कितना केंद्रक है? 1 केंद्रक है। अब ये दोनों जब आपस में संयोजित हो जाते हैं तो टोटल केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है? 3। इस कारण इसे त्रिसंलयन या त्रिकेंद्रकों का मिलना भी कहते हैं। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन किसे कहते हैं। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप अच्छे से इसे समझ जाएंगे। परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात अपने दोनों नर युग्मकों को स्वतंत्र कर देती है, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, जो निषेचन क्रिया को परिभाषित करता है। इस क्रिया को प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से संलयित हो जाता है। केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें केंद्रकों की संख्या 2 होती है। 2 केंद्रक केंद्रीय कोशिका के एवं 1 केंद्रक नर युग्मक कोशिका का आपस में जब संलयित होता है तो यह क्रिया द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन कहलाती है। निषेचन की क्रिया आवर्त बीजी पादपों में 2 बार संपन्न होती है, इस कारण इस क्रिया को द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब इसका आप डायग्राम बना लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की खोज स्टार्सबर्गर ने की थी, तो फिर द्विनिषेचन की खोज किसने की? द्विनिषेचन का क्या महत्व होता है, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलो अब बात करते हैं आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। हमें मालूम है आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की खोज स्टार्सबर्गर द्वारा सन 1884 में लीलियम पादपों में की गई थी, लेकिन द्विनिषेचन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? चलो देखते हैं।
आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की खोज स्टार्च द्वारा लीलियम पादपों में सन 1884 में की गई तथा द्विनिषेचन की खोज S.G. नाउसिचन, याद रखना पेपर में पूछा जाता है, द्विनिषेचन की खोज S.G. नाउसिचन द्वारा सन 1898 में लीलियम एवं फ्रिटिलेरिया पादपों में की गई थी। तो हमें अब मालूम हो गया निषेचन की खोज स्टार्च द्वारा, द्विनिषेचन की खोज S.G. नाउसिचन द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन का महत्व। क्या महत्व होता है, चलो हम बताते हैं। अब बात करते हैं द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन का महत्व। द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन का महत्व। द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन का महत्व क्या होता है? नंबर 1, इसके द्वारा नर जनक के लक्षण भ्रूणपोष में आ जाते हैं जो भोजन संग्रहण में उपयोगी होते हैं। अपना नेक्स्ट वीडियो होगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसे हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपको भ्रूणपोष के बारे में बताते हैं कि जब नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है तो वह क्रिया प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहलाती है। लेकिन जब दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से संयोजित होता है तो उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन के पश्चात ही भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। जो भ्रूणपोष है उसका निर्माण निषेचन क्रिया के पश्चात होता है, जिसकी संरचना हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ेंगे। अब भ्रूणपोष के बारे में आप इतना याद रखिए कि निषेचन क्रिया के पश्चात भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक होता है जो परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका पहला महत्व था, इसके द्वारा नर जनक के लक्षण भ्रूणपोष में आ जाते हैं जो भोजन संग्रहण में उपयोगी होते हैं। नंबर 2, यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है, अर्थात जब प्रथम निषेचन द्वितीय निषेचन हो जाते हैं तो संपूर्ण भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 3, यह भ्रूणपोष की वृद्धि को उद्दीपन करता है, अर्थात भ्रूणपोष के लिए खाद्य भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए कायिक कोशिकाओं से भोजन को प्राप्त करता है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन की क्रिया का अच्छे से अध्ययन किया। मैं पुनः एक बार परिभाषा को नोट कर देता हूँ जिससे आपको वो याद भी हो जाए। पराग निषेचन क्रिया, आवर्तबीजी पादपों में पराग नलिका का भ्रूणपोष में प्रवेश होने के पश्चात दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है तो वह क्रिया प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहलाती है, जबकि दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से संयोजित हो जाता है। निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इस कारण उसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। दोहरे निषेचन की क्रिया में 3 केंद्रकों का आपस में संयोजन होता है, इस कारण इसे त्रिसंलयन भी कहते हैं। दोहरे निषेचन क्रिया के पश्चात आवर्तबीजी पादप भ्रूणपोष ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा भ्रूणपोष ऊतक की संरचना। थैंक यू।